नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हम आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी देते हैं, साथ ही आपके सभी सवालों के जवाब भी। तो शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। बाजार में तेजी देखने को मिली, लेकिन आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज फंड का परफॉर्मेंस क्यों बेहतर नहीं हुआ? पोर्टफोलियो में अगर लार्ज, मिड और स्मॉल कैप है तो क्या मल्टी कैप में निवेश करना जरूरी है? मुनाफा भुनाकर फिर गिरते बाजार में निवेश करना क्या सही स्ट्रैटेजी है? और फंडनामा में आज हम जानेंगे कि निफ्टी वर्सेस सेंसेक्स इंडेक्स फंड, कौन सा फंड किस तरह के निवेशक के लिए बेहतर है। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं investonline.in के फाउंडर अभिनव एंग्लिश। अभिनव, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप भी ठीक। एकदम बढ़िया। पहला सवाल लेते हैं। सुनील चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। सुनील जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्ते मैडम, मैं सुनील चौहान मुंबई से बात कर रहा हूँ। बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी एक्सपर्ट पैनलिस्ट को बधाई देना चाहता हूँ। जी सर। और उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आप लोग एक तरह से इन्वेस्टर को गाइड करके नए इन्वेस्टर क्रिएट करने का काम जो कर रहे हैं, ये बधाई के पात्र है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इन्वेस्टर को एक तरीके से आप उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो, उनके लॉसेस कैसे कम हो, इस पर आप उनको गाइड करके वेल्थ क्रिएट करने के लिए भी जो आप गाइड कर रहे हो, जो योगदान दे रहे हो, वो भी बधाई के पात्र है, ऐसा मैं समझता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं भी आपके चैनल का रेगुलर व्यूअर हूँ जी। और जो टिप्स आपके प्रोग्राम के माध्यम से जो एक्सपर्ट देते हैं, मैं उनको लगातार लिख के रखता हूँ और उसको फिर क्रॉस वेरीफाई भी करता हूँ। अच्छा। और इससे मैं अपनी नॉलेज बढ़ाने का काम लगातार कर रहा हूँ। बस आपके जैसे सभी निवेशक अगर बन जाएं तो फिर हम समझेंगे कि हम एकदम सही मैडम, तरीके से इसमें मेरा बहुत नॉलेज हुआ है। अभी आपका प्रोग्राम देख देख कर जो जो एक्सपर्ट्स आए हैं, उन्होंने जो जो टिप्स दिए हैं जी सर, तो उससे मुझे फायदा हो रहा है, मेरा नॉलेज बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया सर। आज क्या सवाल है? आज क्या मेरा सवाल ये है मैडम कि मैंने मई 2018 में आईडीएफसी ईएलएस टैक्स एडवांटेज फंड रेगुलर डिविडेंड में मैंने पहले 3.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। अच्छा। तब उसकी एनएवी थी 18 रुपया। फिर सितंबर में मैंने फिर उसमें 4.5 लाख इन्वेस्ट किया। अच्छा। तो तब उसकी एनएवी थी 17 रुपया 44 पैसा। और उस वक्त अपना सेंसेक्स कुछ 35,000 या 35,500 था। अब जो है वो सेंसेक्स 44 या 45,000 के आसपास है। मगर मेरा फंड की एनएवी ना बढ़ रही है, ना मेरा कोई फंड बढ़ रहा है, ना मेरा पैसा बढ़ रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 35,000 से लगभग 9,500-10,000 तक सेंसेक्स की बढ़ोतरी हो गई, तो मेरा फंड क्यों नहीं काम कर रहा है? मेरा इससे क्या गलती हुई? ऑप्शन लिया हुआ है ना सुनील जी? हाँ, डिविडेंड ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, डिविडेंड रीइन्वेस्ट या पे आउट? क्या आपको? नहीं, पे आउट है। पे आउट एक ही बार आया था, सिर्फ 38,000। अच्छा, ओके ओके। हाँ, दोनों का मिला के एक 3.5 लाख और एक 4.5 लाख में टोटल 8 लाख रुपया मेरा इन्वेस्टेड है। अच्छा। और अभी मैं माइनस में ही हूँ अभी तक। अच्छा अच्छा। और सेंसेक्स वहाँ 45,000 टच कर रहा है। अभिनव बताइए, हालांकि काफी खुश है हमारे कार्यक्रम से, हम जो सलाह देते हैं, लेकिन अपने निवेश से ये खुश नहीं है। टैक्स एडवांटेज आईडीएफसी का क्यों इनके मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रहा है? स्वाति, देखिए, हर फंड के लिए एक बेंचमार्क सेट किया जाता है कि उसको आप किससे कंपेयर करें। बहुत नेचुरल है, इन्वेस्टर्स अगर इक्विटी करते हैं तो वो सेंसेक्स या निफ्टी को ही बेंचमार्क रख के इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जो 3 साल लॉक इन के भी होते हैं, ये आइडियली मल्टी कैप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। यही आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज का भी ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आप इनके पीरियड से देखें
तो जो निफ्टी है या सेंसेक्स है करीबन 22% बढ़ चुका है, मिड कैप सिर्फ 3% ही बढ़ा है और स्मॉल कैप केवल 16% से घटा है। तो ब्रॉडली द एंटायर पोर्टफोलियो इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है बिकॉज जो दूसरे इनके इन्वेस्टमेंट्स है मिड या स्मॉल कैप में वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए हैं। एक वो ये फंड का बेंचमार्क बीएसई 200 फंड, बीएसई 200 इंडेक्स है, ना कि सेंसेक्स है। सो बीएसई 200 एक ब्रॉडर इंडेक्स भी है और उससे कंपेयर करना इज द राइट स्ट्रैटेजी जो सुनील जी को फॉलो करनी चाहिए। अगर ये फंड की परफॉर्मेंस की बात करें, हाँ जी, 2018 और 2019 में ये फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है कंपेयर टू बीएसई 200 ऑल्सो। अगर आप देखें 2018 में जबकि बीएसई 200 प्रैक्टिकली फ्लैट था, जो रिटर्न नहीं थे, पर आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज फंड ऑलमोस्ट 9% लोअर था। सेम टाइम 2019 में जब बीएसई 200 इंडेक्स ऑलमोस्ट 9% हायर था, ये फंड ने सिर्फ 2% का ही ग्रोथ किया है। कंपेरेटिवली इस साल जनवरी से अभी तक ये फंड ने रफली 10.5% का रिटर्न दिया है, जो बीएसई 200 इंडेक्स से करीबन 2.5% ज्यादा है। एनीवे, मैं उनको रिकमेंड नहीं कर सकता एग्जिट करने के लिए बिकॉज अभी भी लॉक इन पीरियड में ही है। नेक्स्ट ईयर मई 2021 में जब ये फ्री होगा तब इस पर डिसीजन ले सकते हैं। बट फिलहाल ये फंड की परफॉर्मेंस इतनी सही नहीं है, बट उनके पास कोई चारा नहीं है बिकॉज इसमें टैक्स बेनिफिट है बिकॉज ये ईएलएसएस फंड है। तो यू शुड स्टे इन्वेस्टेड। ओके, मनदीप सिंह का सवाल लेते हैं। मनदीप सिंह जी नमस्ते। नमस्ते जी, आपका क्या सवाल है सर? जी, मेरा सवाल ये है कि अगर आप मेरे पास लार्ज कैप का फंड है, मिड कैप का फंड है और स्मॉल कैप का फंड है, देन डू आई आल्सो नीड टू टेक अ मल्टी कैप फंड और इज इट गोइंग टू ओवर डाइवर्सिफाई माय पोर्टफोलियो? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जब ऑलरेडी 3 कैप्स में हमने अपना निवेश शुरू किया हुआ है, तो क्योंकि मल्टी कैप में फंड मैनेजर अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से लार्ज, मिड और स्मॉल, इनफैक्ट वो फ्लेक्सी कैप हो गया है, वहां कर सकता है। तो क्या जरूरत है हमें एक फ्लेक्सी कैप की अपने पोर्टफोलियो में? स्वाति, जो मल्टी कैप स्ट्रैटेजी है आइडियली जो अभी जो नया सेबी की गाइडलाइंस आए हैं उसके हिसाब से मिनिमम 25% लार्ज कैप, मिनिमम 25% मिड कैप और मिनिमम 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड होगा। बैलेंस 25% है वो फंड मैनेजर के डिस्क्रेशन पे है। अगर आपका पोर्टफोलियो अगर ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है और वेल डाइवर्सिफाइड है इसी कैटेगरी में, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको एक नई कैटेगरी या मल्टी कैप कैटेगरी डालने की या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एक्सपोजर किसी एक साइड या स्मॉल कैप या मिड कैप में ज्यादा है, अगर आपको लग रहा है बैलेंस नहीं है, तो आप उसको लार्ज कैप या मिड कैप एंड जो भी उसके करस्पॉन्डिंग आपके इन्वेस्टमेंट है उससे भी बैलेंस कर सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि फंड मैनेजमेंट कैसा है। अगर आप देखें, एक जो फंड हाउस होता है आइडियली उनके सारे फंड्स अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो सब कैटेगरी के फंड्स एक एवरेज रिटर्न्स अच्छा देते हैं। कभी कभी ये सब फंड्स में रेप्लिकेट नहीं होते हैं, तो वो देखना जरूरी है कि आप कौन से फंड्स चूज कर रहे हैं। बट एडिंग अ मल्टी कैप एज अ कंपल्शन नहीं, उनको करने की जरूरत नहीं है मनदीप जी। फिर भी अगर उन्हें मल्टी कैप स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है या वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं एक मल्टी कैप फंड को रिकमेंड भी कर सकता हूँ, विच इज यूटीआई इक्विटी फंड। उसमें ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मैं जानता नहीं उन्होंने कौन से लार्ज कैप, मैंने स्मॉल में इन्वेस्ट किया है। मल्टी कैप्स में जहां पर फॉरेन इक्विटी में भी एक्सपोजर होता है, वैसे मल्टी कैप को जगह दे सकते हैं अगर कोई और मल्टी कैप नहीं है पोर्टफोलियो में और सिर्फ लार्ज, मिड और स्मॉल में इन्वेस्टमेंट है तो? सॉरी, अगर कुछ ऐसे भी मल्टी कैप फंड है अभिनव जहां पर फॉरेन इक्विटीज में एक्सपोजर है, इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर वहां मिल जाता है आपको, तो अगर वो ऐड करना है, एक जगह है पोर्टफोलियो में, क्योंकि आपने कोई किसी निवेशक ने सिर्फ लार्ज, मिड और स्मॉल में किया हुआ है पहले से निवेश, मल्टी कैप एक भी नहीं है उसके पोर्टफोलियो में, तो ऐसा मल्टी कैप जो कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है वहां करना ठीक रहेगा? मेरे हिसाब से स्वाति इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि फंड्स में ही इतनी अपॉर्चुनिटीज है मल्टी कैप या हर एक कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट में। मुझे नहीं लगता जैसे फंड्स की बात करें, उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। मल्टी 30% फॉरेन एक्सपोजर है, फंड का परफॉर्मेंस भी अच्छा है बिकॉज यूएस मार्केट्स काफी बड़े हैं, बट एट द सेम टाइम इंडियन मार्केट्स भी काफी चले हैं। अगर आपको ऐसा एक्सपोजर चाहिए कि आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एक्सपोजर लेना है तो ये फंड्स ठीक है, पर अभी तक इंडिया में वो फॉरेन फंड्स की मैच्योरिटी इतनी आई नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप डोमेस्टिक फंड्स में ही रहे तो ठीक है, और इंडियन मल्टी कैप स्ट्रैटेजी अगर फॉलो करनी है तो वही फॉलो करें। आई डोंट थिंक आपको स्पेसिफिकली वो फॉरेन इक्विटी के लिए एक्सपोजर लेना जरूरी है। ओके,
अगला सवाल लेते हैं। राजेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। राजेंद्र जी कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं राजस्थान में बड़ी सादड़ी से बोल रहा हूँ। जी बताइए सर। मेरे पास मैडम 5-6 म्यूचुअल फंड है। निप्पॉन स्मॉल कैप, निप्पॉन टेक सेवर, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप, एक्सेस मल्टी कैप, मिराई एसेट लार्ज कैप। इन सब में 10,000 की मंथली एसआईपी है और कुछ पैसा मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक में डाल रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है। सॉरी, 10,000 हर फंड में डाल रहे हैं या फिर 2-2 हजार करके 5 फंड में एसआईपी कर रहे हैं? 2-2 हजार करके 5 फंड में और मोतीलाल उसमें 10-15 हजार रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। ठीक है। मेरा 3 सवाल है छोटे छोटे मैम। हाँ जी बताइए। मेरा ब्रोकर यूँ कह रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है अभी आप उसको निकाल के लिक्विड फंड में डाल दो और जब मार्केट क्रैश होगा तब वापस अपन इन्वेस्ट कर देंगे। अच्छा। तो मेरा सवाल ये मैडम, अगर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है 20 साल के हिसाब से अपन जो कैलकुलेशन करते हैं 12% के हिसाब से इतना हो जाएगा, तो ये जो अगर प्रॉफिट निकालूंगा तो मैं क्या उस गोल को अचीव कर पाऊंगा? वैलिड क्वेश्चन है, एकदम सही सवाल। और दूसरा है मैडम, ये जो टैक्स सेवर है ईएलएसएस निप्पॉन वाला, ये सब कुछ चल रहा है पर ये नहीं चल रहा अभी तक। अच्छा, और तीसरा सवाल आपका राजेंद्र जी? जी मैम, मैं चाह रहा हूँ, सारे इंटरनेशनल फंड तो बहुत बढ़ गए हैं, अगर कोई एक इंटरनेशनल फंड हो जिसकी ग्रोथ की संभावना हो या कोई जो अपने इंडिया में लिस्टेड हो, कोई वो फंड बता दे मैम। ओके, एक एक करके। पहला सवाल, ब्रोकर ने जो स्ट्रैटेजी बताई है अभिनव, क्या वो स्ट्रैटेजी किसी भी निवेशक के लिए, लंबे वक्त के निवेशक के लिए सही है? स्वाति, अगर ये स्ट्रैटेजीज इतनी इजीली चलती तो नेचुरली सब यही चाहेंगे कि आप एग्जिट करें और जब बाजार क्रैश हो तो आप इन्वेस्ट करें। जी, नेचुरली बोलना ही काफी आसान है। ये वही बात है कि आप मार्केट टाइम करने की बात कर रहे हैं। अगर आप 20 हैं, एज लॉन्ग एज आपकी स्कीम्स अच्छी हैं, आप प्लीज ये ट्राई ना करें, बिकॉज आपको नहीं पता बाजार किस तरफ जाएगा। ऑल ऐसा है कि सबको लग रहा है कि बाजार ऑल टाइम हाई पे है, बहुत जल्दी बढ़ गया है, तो इसलिए स्ट्रैटेजी अच्छी है। एसेट एलोकेशन के हिसाब से अगर आपके पास सबको कैश मेंटेन करने की जरूरत है तो आप करें, वरना प्लीज एसेट एलोकेशन ही फॉलो करें, उसको ना छेड़ें और ना आप कैश में आए और आप वेट करें बाजार गिरने का, बिकॉज बाजार कैन गो ईदर वे। और वो अपने लास्ट 7 महीने में हम इसको विटनेस कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक वी शुड ट्राई दैट फॉर श्योर। ओके, सॉरी, उनका दूसरा क्वेश्चन? इनका दूसरा सवाल था निप्पॉन का जो टैक्स सेविंग फंड है वो सब चल चुका है, ये क्यों नहीं चल रहा? असेसमेंट अच्छा है, फंड काफी पुअर परफॉर्मिंग फंड है और अभी से नहीं, आप इसके 5-7 साल के रिटर्न्स भी देखिए तो डिसमल परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट इवन 3 years इज -9% एनुअलाइज्ड और कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मिंग फंड है। मेरे ख्याल से इसको एग्जिट करना बेटर है। अगर इनका वो पीरियड हो गया, अगर ईएलएसएस में अगर ये एसआईपी कर रहे हैं तो इनको हर एक इन्वेस्टमेंट का 3 साल पीरियड वेट करना पड़ेगा, और वो एसआईपी कम से कम स्टॉप कर लें। और अगर टैक्स सेवर में रहना है बिकॉज ऑफ टैक्स बेनिफिट, तो कैनरा रेबेको का इक्विटी टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट कर लें। अच्छा फंड है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस परफॉर्मिंग फंड है और पोर्टफोलियो भी काफी सॉलिड है, उसको ये मूव कर सकते हैं। तीसरा इन्होंने पूछा था कुछ इंटरनेशनल फंड के बारे में। इंटरनेशनल फंड्स अवेलेबल हैं, फ्रैंकलिन का यूएस फीडर अपॉर्चुनिटीज फंड है, एडलवाइज का यूएस टेक। देखिए, इन फंड्स के अगर आप प्योर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे तो नेचुरली काफी अच्छे लगते हैं, बिकॉज बाजार इतना बढ़ चुका है। प्लीज अंडरस्टैंड, इन कंपनीज को असेस करना या उनको समझना कि कहाँ इन्वेस्टमेंट्स है, डॉलर इम्पैक्ट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो एज लॉन्ग एज इनके एडवाइजर ने सही सलाह देके समझा पाए कि कैसे इन्वेस्ट करना है तो ही करें, वरना इंडियन इक्विटीज में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप वहीं इन्वेस्ट करें। छोटा सा अमाउंट इन्होंने नैस्डैक में भी डाला हुआ है। नैस्डैक काफी बढ़ गया है एज एन इंडेक्स, जो मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक फंड है, वो प्योर नैस्डैक रेप्लिका फंड है, इसलिए उनको 2 साल में 35-40% का रिटर्न्स एनुअली मिला भी होगा। बट मेरा सजेशन है आप इंडियन इक्विटीज में रहें, ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो। ऑलराइट, राजेंद्र जी। जी मैम, सभी सवालों के जवाब हमने दे दिया आपको, ठीक है? जी मैम, थैंक यू। ओके, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट अभिनव एंग्रिश।
अगला सवाल हिमांशु चिम्बुलकर जी का ईमेल के जरिए आया है। 27 साल की उम्र है और अभी उन्होंने निवेश करना नया नया ही शुरू किया है। कुछ स्टॉक्स में पैसे लगा रहे हैं, वहाँ पर थोड़ी सी कमाई हुई है। सवाल ये है कि जानना चाहते हैं कि जो इनके लक्ष्य है, जो उन्होंने मेंशन किए हैं, 3 साल में बहन की शादी है और 10 साल में ये मंथली इनकम, अब खुद की भी शादी के लिए जोड़ना चाहते हैं पैसे, और बच्चों की पढ़ाई के लिए 20 साल में अपना बिजनेस शुरू करना चाहेंगे और उस वक्त शायद बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कुछ खर्चा चाहिए होगा, और 30 साल में रिटायर्ड लाइफ। 10,000 से 15,000 रुपए निवेश कर सकते हैं। इनको अपना एसेट एलोकेशन किस तरीके से करना चाहिए अभिनव? स्वाति, गोल्स अच्छा है, इन्हें सारे बनाए, पर गोल में टारगेट वैल्यू वाइज या मॉनेटरी दिया तो मैं समझ, पर एक सिंपल मैथमेटिक्स में बता सकता हूँ कि जो मैं फंड्स रिकमेंड करूंगा, जो एसआईपी के जरिए ये बता रहे हैं 10-15,000 रुपए महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो एक है कि मैं 12% पे ही इस लोगों को सजेस्ट करता हूँ अपना प्लान करें। दैट इज अ रीजनेबल टारगेट फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर ये 10 साल 10,000 रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो रफली 23 लाख के आसपास इनकी पूंजी जमा हो जाती है। ये पूंजी 15-50 लाख से थोड़ी सी कम होती है और 20 साल में 1 करोड़ रुपए इजीली क्रॉस कर लेती है। इस लॉजिक से अपना प्लान कर सकते हैं कितने फंड्स बढ़ाने हैं या घटाने हैं। जो इनको मैं फंड्स रेकमेंड करूंगा, बिकॉज देखिए इनके गोल्स एक काफी शॉर्ट टर्म गोल है, 3 इयर्स का गोल है। कंपेयर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए शॉर्ट टर्म गोल होता है, तो 3 इयर्स या उससे कम का पीरियड है, तो ये हाइब्रिड या एक्चुअली डेट फंड्स में रहे तो बेटर है, सेफ रहेगा, बिकॉज फंड्स निकालना भी उनको इजी रहेगा। अगर बाजार में ज्यादा उथल पुथल आए तो ऐसा नहीं हो कि फंड्स के टाइम जरूरत के वक्त वो नहीं निकाल पाए। मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ, एक लार्ज एंड मिड कैप में मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सिस का मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करें, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करें स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए, और जो हाइब्रिड फंड की जो बात कर रहा था वो कैनरा रेबेको का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड चूज करें, ना कि इसमें अगर पोर्टफोलियो बनाए तो इनके शॉर्ट टर्म गोल्स जो 3 इयर्स है और बाकी सब गोल्स 10, 20, 30 साल के बाद के गोल्स हैं, तो इजीली इनके, हालांकि मैं नहीं जानता इनके एक्चुअल वैल्यू वाइज क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स है। अभी एक हम हमेशा सवालों के, जब मतलब अपने दर्शकों के सवाल लेते हैं, अपने एक्सपर्ट से हम कभी नहीं पूछते कि उन्होंने अपना निवेश कब शुरू किया था, क्योंकि आप बताएं अगर, क्योंकि आज बात हो रही है यहाँ पर, लक्ष्य इनका क्लियर है लेकिन उसको इन्होंने रकम असाइन नहीं की है, तो इनको दिक्कत होगी शायद पूरी प्लानिंग करने की। जब आपने अपने निवेश की शुरुआत की थी तो क्या आप एकदम क्लैरिटी के साथ आपने शुरू की थी कि मुझे इतने साल में इतने पैसे चाहिए और उसके लिए इतना निवेश करना है? नहीं, इनफैक्ट नहीं। मैंने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था जब मैं 19 साल का था। अच्छा। पता था कि क्या इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, बट फ्लेवर था, एक फ्लेयर था करने का, तब स्टार्ट किया। फिर पढ़ के जैसे जैसे 22-23 साल की उम्र हुई तब समझ गए कि एसेट एलोकेशन क्यों होना चाहिए, रिस्क प्रोफाइल क्यों होना चाहिए, उस हिसाब से। बट यस, काफी रीडिंग, काफी अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है, और मेरा निवेश स्टार्ट करने का रीजन भी यही था कि जब तक आप अपने पैसे नहीं लगाएंगे, जितनी छोटी सी पूंजी है, तब तक आपको कुछ सीख नहीं मिलती है और उससे सीखने में मजा भी आता है। तो इसलिए मैंने वैसे स्टार्ट किया था और कॉलेज का टाइम था, और उसके बाद 22-23 साल की उम्र में मैंने रेगुलर इन्वेस्टिंग प्लानिंग के साथ स्टार्ट करी थी। बट मेरा रिस्क प्रोफाइल डेफिनेटली अलग होगा कंपेयर टू अदर्स एंड सो ऑन। वो आपका रिस्क प्रोफाइल चेंज भी होता रहता है, बिकॉज डिपेंड करता है आपकी लाइफ के, क्या आपने कैसा प्लान किया। नेचुरली लाइफ ऐसी स्ट्रेट पटरियों पे तो चलती है नहीं, तो जैसे मूव होती है उसके हिसाब से आपका एलोकेशन कभी चेंज भी हो सकता है। इसलिए पीरियोडिकली अपना रिस्क और एसेट एलोकेशन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिमांशु जी, अगर आप ये शो देख रहे हैं तो आपने अच्छा काम किया है कि आपने एटलीस्ट गोल डिफाइन किया है, उसको कितने सालों के बाद वो गोल पूरा करना है, लक्ष्य पूरा करना है, ये भी आपको पता है। आप बस मिस कर रहे हैं कि रकम कितनी लगेगी बहन की शादी में या फिर आपकी खुद की शादी में, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बिजनेस शुरू करेंगे तो कितना पैसा चाहिए होगा, वो फिगर आउट कर लेंगे तो आपके लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म करते हैं और रुख करते हैं हमारे ख़ास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। और फंडनामा में हम इस हफ्ते अपने सभी एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं कि भाई इंडेक्स फंड में जो एक सेंसेक्स ऑप्शन होता है और निफ्टी इंडेक्स फंड का ऑप्शन होता है, उसमें से उनकी पसंद क्या है और क्यों? अभिनव, आप बताएं। स्वाति,
सेंसेक्स और निफ्टी अगर आप रिटर्न्स या कंपैरिजन देखें तो बहुत माइनर सा फर्क आता है, बिकॉज काफ़ी साथ साथ में इनके रिटर्न्स लाइक परफॉर्मेंस रहती है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंडेक्स ने दूसरे इंडेक्स से बेटर परफॉर्म या अंडर परफॉर्म किया है। वो यूँ होता है बिकॉज सेंसेक्स में सिर्फ 30 स्क्रिप्ट्स का ही पोर्टफोलियो है। 30 लार्जेस्ट कंपनीज के पोर्टफोलियो के हिसाब से BSE सेंसेक्स बनाया गया है। निफ्टी ऑन द अदर साइड, जो इंडेक्स बाद में लॉन्च हुआ था, वो निफ्टी 50 है, उसमें 50 टॉप कंपनीज है कंपेयर टू सेंसेक्स। आई प्रेफर निफ्टी बिकॉज वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है कंपेरेटिवली। सो इफ समवन आस्क्स मी आपको कहाँ जाना चाहिए, तो मैं निफ्टी ETF और निफ्टी इंडेक्स फॉलो करना पसंद करता हूँ। और जो इतने सारे फंड हाउसेज हैं और सबके अपने इंडेक्स फंड होते हैं, बहुतों के निफ्टी इंडेक्स फंड होंगे, उसमें से कोई कैसे चुनेगा कि किस फंड हाउस का लेना है? स्वाति, अगर आप ETF चूज कर रहे हैं तो ETF का टारगेट ही होता है कि वो इंडेक्स को रेप्लिकेट करे। तो आप कोई भी फंड हाउस का अगर ETF चूज करेंगे जो एक इंडेक्स स्पेसिफिक फंड है, उसे रेप्लिकेट ही करेगा। माइनर डिफरेंसेस आ सकता है जब पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होती है, बट इट इज रियली वेरी माइनर। तो मेरा सजेशन है, आप किसी भी फंड का, अगर आप कोई भी फंड हाउस का अगर आप सेंसेक्स या निफ्टी फंड लेंगे, उनके रिटर्न्स काफी सिमिलर एक दूसरे से होंगे। जैसे डेट में ओवरनाइट फंड्स होते हैं, रिटर्न्स आर वेरी वेरी सिमिलर। और ETFs तो ऑल द मोर बिकॉज वो एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करना ही उसका बेसिक, सो इट विल नॉट मैटर विच अदर फंड, बट यस गो टू अ फंड जिसका फंड साइज थोड़ा अच्छा है, थोड़ी पेडिग्री है एंड सो ऑन। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और आपके सवालों का इंतज़ार हमें हमेशा रहता है। सवाल आपको जहां जहां भेजने हैं वो सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। सवाल आप जब भेजते हैं तो प्लीज़ नाम और नंबर ज़रूर लिखिए ताकि आपसे हम बात कर सकें। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।